सुकिमा ओना, जापानीज हॉरर लेजेंड। हम सब के घर के अंदर हर जगह कई दरारें और ऐसी छोटी छोटी जगहें होती हैं जिसके बीच में से एक धागा भी नहीं निकल सकता। पर अगर उसी छोटी जगह या गैप में कोई बुरा साया कई समय से छुप के आपका इंतजार कर रहा हो तो 25 साल का इसामू जापान के शहर ओसाका में रहता था। वो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुआ था, लेकिन जिस दिन से इसामू उस घर में शिफ्ट हुआ उस दिन से उसे अजीब सा लगने लगा था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है, लेकिन उस घर में उसके सिवा और कोई भी नहीं होता था। उस घर में इसामू जहां भी बैठा होता था या जो भी कर रहा होता था, उसे हर समय ऐसा ही लगता था जैसे कि कोई उसके साथ उसके कमरे में ही है। कभी रात में डिनर करते हुए उसे लगता था कि डाइनिंग रूम में पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। तो कभी जब वो बाथरूम में होता तो उसे लगता कि जैसे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी तो जब वो रात के अंधेरे में सो रहा होता और उसकी आंखें अचानक खुलती तो भी उसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगता कि अंधेरे में दो सफेद आंखें उसे घूर रही हैं। इसामू इन सब से परेशान होकर बस उस चीज को ढूंढना चाहता था जो उसे घूर रही थी। इसलिए इसामू ने घर के हर एक कोने में उस चीज की खोज करनी शुरू कर दी। वो घर के पर्दों के पीछे देखता तो उसे लगता कि कोई उसे दीवार की दरार में से घूर रहा है। वो उस दरार में देखता तो उसे ऐसा लगता कि वो चीज उसके बिस्तर के नीचे से उसे देख रही है। वो बिस्तर के नीचे देखता तो उसे लगता कि वो चीज उसके सोफे के नीचे से उसे देख रही है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता था। धीरे धीरे इसामू अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। वो सब छोड़कर अपना सारा समय जो भी उसे घूर रहा था उसको ढूंढने में लगाने लगा। दिन रात वो बस यही करता रहता था। घर के जिस कोने में उसे वो चीज नहीं मिलती वो उस कोने पर टेप लगाकर उसे बंद करने लगा था। धीरे धीरे लगभग उसका सारा घर टेप हुई जगहों से भर गया था। इसामू इतना पागल हो गया था कि उसने अपने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था। जब कई दिन बाद उसके ऑफिस के दोस्त उसके ऑफिस के ना आने की वजह उससे पूछने के लिए उसके घर पहुंचे तो उन्हें इसामू जमीन पर पड़ा हुआ मिला। वो किसी से डरा हुआ कांप रहा था और रो रहा था। उसके ऑफिस के दोस्तों ने उसकी इस हालत की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि वो लड़की उसे कहीं जाने नहीं दे रही है। अगर वो कहीं भी बाहर जाता है तो उस लड़की को अकेला महसूस होता है और वो बुरा मान जाती है, और अगर एक बार वो लड़की बुरा मान गई तो वो इसामू की जान भी ले सकती है। उसके दोस्तों को यह बात सुनकर बेहद अजीब लगा और उन्होंने जब उससे पूछा कि कौन सी लड़की और वो किधर है तो उसने अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल की तरफ उंगली उठाई। ये सुनकर उसके दोस्त को और अजीब लगा क्योंकि वहां कोई नहीं था। इसामू ने कहा कि वो लड़की उस टेबल और दीवार के बीच में जो गैप है वहां है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त उसका डर खत्म करने के लिए उस गैप को देखने गए, लेकिन जैसे ही वो उस गैप के पास पहुंचे उनकी डर के मारे रूह ही कांप गई क्योंकि ड्रेसिंग टेबल और दीवार के बीच के बस 5 सेंटीमीटर के गैप में एक लाल ड्रेस में लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी जो सिर्फ उन्हें घूरे जा रही थी। वो लड़की बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक उस लड़की के हाथ उस गैप में से बाहर आए। उस लड़की के हाथों के नाखून बहुत नुकीले थे। दोस्तों, आईपीएल का असली मजा तभी डबल होगा ना जब हमें खुद खेलने का चांस मिलेगा। सबको पता है कुछ मैचेस थोड़े स्लो हो सकते हैं, पर टेंशन नहीं लेनी। अब गेम के बीच भी फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। आप सभी के लिए एक नया गेम आया है, नरेन्स पावर पंच ऑन परिमैच। ये गेम एकदम ब्रांड न्यू है, अभी लॉन्च हुआ है, तभी इसके रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं और ये परफेक्ट टाइम है टू जंप इन। पर आखिर इस गेम में नया क्या है?
सेफ जोन ये सिर्फ परिमैच गेम्स में ही है। जैसे ही सेफ जोन एक्टिवेट होता है, एक मैक्स मल्टीप्लायर शो हो जाता है जो तुम्हारा गेम सिक्योर करता है। मतलब जब सेफ जोन एक्टिव हो, तुम और भी सेफली अपना गेम मल्टीप्लाई कर सकते हो। सुनील नारायण अपनी पावर पंच से हाईएस्ट नंबर्स मार ही देगा। और सुनो, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो पिन कमेंट वाले लिंक से रजिस्टर करो और पाओ 1,05,000 रुपए तक का वेलकम बोनस। तो देर मत करो, पिन कमेंट की लिंक पर क्लिक करो और आईपीएल का असली फन उठाओ। धीरे धीरे वो उस गैप से बाहर आने लगी। ये देखते ही इसामू के सारे दोस्त बहुत ज्यादा घबरा उठे और वो इसामू को अकेला छोड़कर उसके घर से भाग गए। उस दिन के बाद से इसामू किसी को कभी नहीं दिखा। इसामू के साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता चल पाया, पर उस दिन के बाद से उसके दोस्त जो वहां उससे मिलने आए थे, अपने घर के छोटे से छोटे गैप से आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि जब भी वो उन गैप्स के बीच में से देखते थे, उन्हें वही लड़की की आत्मा दिखती थी। कुछ महीनों बाद उसके सारे दोस्त भी हमेशा के लिए कहीं गायब हो गए। इसामू और उसके दोस्त क्यों और कहां गायब हुए, ये आज तक किसी को नहीं मालूम, पर उनकी जान पहचान वालों को यह लगता है ये सब उसी लड़की की आत्मा की वजह से हुआ है। उस लड़की की आत्मा जिसको सब सुकिमा ओना बुलाते हैं। सुकिमा ओना जापान की एक ऐसी स्पिरिट है जिसे द गर्ल इन द गैप के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वो एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो लोगों के घरों के गैप में रहती है, और अगर किसी का उससे एक बार भी सामना हो जाए तो सुकिमा ओना उसे अपने साथ एक ऐसे डायमेंशन, एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से कभी कोई वापस नहीं आ सकता, शायद मरे हुए लोगों की दुनिया में। उससे बचने का तरीका अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर उससे बचने के लिए कोई किसी का सहारा भी ले, ये उस इंसान के घर में उसके साथ चली जाती है और उसे भी मार देती है। तो अगर आप कभी जापान जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके कमरे में कोई आपको हर वक्त ना देख रहा हो। अगर ऐसा है तो उस जगह से फौरन निकल जाने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वो सुकिमा ओना हुई तो आपकी जान को खतरा है। एक बार डैनियल नाम का एक लड़का अपने स्कूल के बाद अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक सुनसान घर से होकर गुजरना पड़ता था। लोगों का कहना था कि उस घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन डैनियल को हर रोज उस घर की खिड़की में एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती थी, जो कि बस उसे ही देखती रहती थी। उस दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसने सोचा कि वो उस घर में जाकर उस लड़की से मिलेगा और उससे अपने दिल की बात कहेगा। हर रोज की तरह वो लड़की उस दिन भी उस खिड़की पर खड़ी होकर डैनियल को ही देखे जा रही थी। डैनियल घर में गया और सीधा ऊपर चढ़कर उस कमरे में चला गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस लड़की का शरीर उसकी कमर के नीचे से कटा हुआ था। खिड़की से सिर्फ उसका आधा शरीर ही दिखता था, लेकिन डैनियल को क्या पता था कि वही आधा शरीर उसका पूरा शरीर था। डैनियल इतना डर गया था कि वो भागना भूल गया। अंदर ही अंदर उसे लग गया कि भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी वो लड़की अपने हाथों की मदद से रेंगते हुए तेजी से डैनियल के पास आ गई। उसने एक खौफनाक आवाज में डैनियल से पूछा, मेरा आधा शरीर कहां पर है? मेरा आधा शरीर कहां पर है? डैनियल डर के मारे वहीं पर खड़ा था। वो इतने सदमे में था कि वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी उस लड़की ने डैनियल को बीच में से काट दिया। डैनियल की तरह ऐसे बहुत से केसेस 90s की दशक में जापान में देखने को मिले। हर केस में विक्टिम की बॉडी को बीच में से काट दिया जाता था और वो एक सुनसान जगह पर मरा हुआ मिलता था।
लोगों ने उस लड़की का नाम टेके टेके रखा। लोगों का कहना था कि वो काशिमा रेको नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत शाय नेचर की थी। उसे लोगों से बात करने में बहुत शर्म महसूस होती थी, जिस वजह से वो बहुत चुप रहती थी और लोग उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो कुछ लड़कों ने मजाक मजाक में उसे रेलवे क्रॉसिंग पर धक्का देकर गिरा दिया और वहां से चले गए। रेलवे क्रॉसिंग पर गिरने के बाद काशिमा का पैर वहीं फंस गया। अचानक वहां तेजी से एक ट्रेन आई जिसने काशिमा को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर भी वो बहुत देर तक जिंदा थी और दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। उस दिन के बाद से वो टेके टेके नाम के लेजेंड से मशहूर हो गई। वो जापान की सुनसान जगहों पर स्कूल से घर जा रहे बच्चों को रोककर उनसे एक सवाल करती, मेरा आधा शरीर कहां पर है? कहां पर है मेरा आधा शरीर? लोगों को इसका जवाब पता नहीं होता था, जिस वजह से उन लोगों का भी वही हाल होता था जो कि काशिमा का हुआ था। 1970 के दशक में जापान तेजी से विकास कर रहा था। इस नए वक्त में लोग आत्मा और भूत प्रेत की बातों को पीछे छोड़ आए थे, लेकिन इन आत्माओं ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में सुनने पर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। यह है कुचिसाके ओना, एक अर्बन हॉरर लेजेंड की असली कहानी, जिसकी वजह से 1970 के दशक में पूरा जापान खौफ में था। कुचिसाके का खौफ जापान में इतना ज्यादा था कि बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल ही नहीं भेजते थे। वो उन्हें खेलने के लिए भी नहीं जाने देते थे और घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या है ये कुचिसाके ओना की कहानी? कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका आधा चेहरा दिखता है। वो अक्सर रास्ते से गुजरने वाले बच्चों को रोककर उनसे सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? सुनने में ये कितना आसान सा सवाल लगता है। वो मासूम से बच्चे उसकी खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही वो हाँ कहते थे, कुचिसाके अपने चेहरे पर से वो मास्क हटा देती थी। कुचिसाके का चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसका मुंह किसी शार्प नाइफ से काट कर फाड़ दिया गया हो। अपने इस चेहरे को दिखाने के बाद वो उन बच्चों से फिर पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूं? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे डर जाते थे। अब अगर वो हाँ में जवाब देते थे तो कुचिसाके अपनी बड़ी सी कैंची से उन बच्चों का मुंह भी अपने मुंह की तरह बीच में से काट देती थी। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी। लेकिन अगर वो बच्चे ना में जवाब देते थे तो वो औरत बिना कुछ सोचे समझे उन्हें उसी कैंची से मार देती थी। लेकिन कहां से आई ये कुचिसाके? कौन थी ये? कहा जाता है कि कुचिसाके ओना पहले एक बहुत खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराय था जो कि उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए गया और वो काफी समय तक वापस नहीं आया। कुचिसाके उन दिनों अकेले रहा करती थी। जब उसका पति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर एक गैर आदमी के साथ चल रहा है। ये देखकर उसने अपनी तलवार से कुचिसाके का मुंह बीच में से काट दिया और फिर उसने उससे पूछा, क्या अब भी उसे अपनी खूबसूरती पर नाज है? वो औरत दर्द में रोती रही। उसकी ज्यादा खून बहने से
मौत हो गई। इसके बाद से उसकी आत्मा अपना आधा कटा हुआ मुंह छुपाए जापान की गलियों में घूम घूम कर हर आदमी और हर बच्चे से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर आपने ना में जवाब दिया तो आप इसका चेहरा बिना देखे मारे जाएंगे, और अगर आपने हां में जवाब दिया तो भी आप इसका चेहरा देखकर मारे जाएंगे। कुछ समय के बाद जापान से कोचिसाके चली गई। वो किस मकसद से आई थी और वो क्यों चली गई, वो किसी को नहीं पता। अगर आपसे कभी कोई मास्क पहनी हुई औरत रास्ते में मिले और पूछे कि वो खूबसूरत है कि नहीं, तो आप उससे जरूर पूछिएगा कि वो जापान छोड़कर क्यों चली गई। फिर अगर आपको जवाब मिले और आप जिंदा बचें, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अकाई ओना। जिंदगी में हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है और हर मुलाकात का अपना एक एहसास होता है। पर क्या हो अगर एक मुलाकात आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। ये कहानी जापान में रहने वाले एक लड़के उनाकी की है। उनाकी की जिंदगी काफी सिंपल थी। दिन में कॉलेज की क्लासेस होती थीं, शाम लाइब्रेरी में बैठे असाइनमेंट सॉल्व करते हुए निकल जाती थी और रात कंप्यूटर गेमिंग में गुजरती थी। पर 21 अक्टूबर की रात उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उनाकी अक्सर कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता था। उस दिन उनाकी काफी थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख लाइब्रेरी में ही लग गई और जब आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में रात के 12:30 बज रहे हैं। उनाकी कभी भी इतनी देर रात अपने घर से बाहर नहीं रहता था। उसने फटाफट से अपने सामान को पैक किया और अपने घर की ओर निकल गया। उनाकी का घर लाइब्रेरी से करीब 20 मिनट दूर था, पर उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था जिससे वो बस 10 मिनट में पहुंच जाता था। लेकिन उसे सब लोग उस शॉर्टकट को लेने से अक्सर मना किया करते थे। उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी लैंप या रोशनी नहीं थी। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा रहता था और लोग कहते थे कि उस अंधेरे में अकाई ओना रहती है। अकाई ओना जापान का एक मिस्टीरियस हॉरर लेजेंड था। कहते हैं कि बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में एक रेड ड्रेस में लड़की दिखाई देती है और उस लड़की के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वो लड़की उसके पीछे एक साए की तरह पड़ जाती है। कई लोग या तो गायब हो गए या मरे हुए पाए गए, पर उनाकी अकाई ओना को बस एक हॉरर लेजेंड मानता था। और तो और वो पहले भी कई बार उस शॉर्टकट से घर गया था और उसे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। पर यह पहली बार था जब इतनी रात हो चुकी थी। उनाकी को बहुत तेज नींद आ रही थी और वो बिना कुछ सोचे उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल दिया। शुरुआत में उनाकी को उस रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर धीरे धीरे हल्की आसमान की रोशनी में उसे थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलते ही अचानक उनाकी को दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उनाकी को अचानक से घबराहट होने लगी। वो उस औरत का चेहरा देख नहीं पा रहा था और वो बस चुपचाप एक जगह खड़ी थी। उनाकी को बहुत अजीब लगा कि इतनी रात में ये औरत क्यों दीवार के पास खड़ी है, और तो और उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है। उसे एक पल के लिए लगने लगा कि अकाई ओना का लेजेंड कहीं सच तो नहीं। फिर भी उनाकी बिना कुछ बोले अपना सर झुकाए आगे चलता रहा। लेकिन जैसे ही उनाकी उस औरत के पास से गुजरा, उससे रहा नहीं गया और उसने नजर उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया और उसके होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा भयानक था, इतना सफेद कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी औरत की लाश खड़ी हुई है। इतना अजीब चेहरा उनाकी ने आज तक नहीं देखा था। उनाकी उस औरत को देखकर बहुत डर गया और वहां से जल्दी से भाग गया। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा। उनाकी ने जो देखा वो उसे भुला नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसके दिमाग के अंदर छप गया था। अगले दिन उनाकी अपनी उसी रूटीन के साथ
जिंदगी जीने लगा। पर अब शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है जो उस पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसी ही एक रात उनाकी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी चादर को नीचे की तरफ से खींचा। उनाकी की नींद खुल गई। उसने सहमी नजरों से इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। पर तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल परछाई तेजी से कमरे की खिड़की के बाहर चली गई। उनाकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम था और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके छत की तरफ मुंह करके सो गया। कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद उनाकी ने बेचैनी में अपनी आंख खोली और फिर जो उसे दिखा वो इस दुनिया के ही परे था। उसके कमरे की छत पर बिस्तर के ठीक ऊपर वही लाल ड्रेस वाली लड़की दीवार से चिपकी हुई उसे घूरे जा रही थी। उनाकी जोर से चीखा और वहीं उसकी नींद खुल गई। उनाकी को अब समझ आया कि वो असल में ये सब एक सपने में देख रहा था। उसका गला बुरी तरह सूख गया और पूरा शरीर पसीने पसीने में भीगा था। तभी वो उठकर पानी पीने लगा। पानी पीते हुए उनाकी की नजर अपने कमरे की खिड़की पर गई और उसके हाथ से उसका पानी का गिलास छूट गया। खिड़की के ठीक बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी थी और वो अपने उसी भयानक चेहरे से उनाकी को घूरे जा रही थी। लेकिन उनाकी ने जैसे ही लाइट्स ऑन की तो उसने देखा कि खिड़की पर कोई नहीं है। दिन ब दिन ये सब इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे। उसे हर जगह अकाई ओना दिखने लगी थी। उनाकी ने अपने कुछ दोस्तों से भी इस बारे में बात की पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वो अब गायब तो नहीं हो जाएगा। उनाकी का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर वहां से मदद मांगेगा। पर तभी उसे अपने घर के मेन गेट खुलने की आवाज आई। उनाकी हिम्मत करके बाहर देखने गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और बाहर से तेज हवाएं अंदर आ रही थीं। उनाकी ने अपने एक दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फोन मिलाया। उनाकी बस अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बोलता चला गया। तभी बात करते करते वो एकदम से रुक गया क्योंकि उसे अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांसें महसूस हुई। उनाकी समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। एकदम से उसे एक हाथ अपनी गर्दन पर आता हुआ महसूस हुआ। जब उनाकी ने शीशे में देखा तो वो कांप उठा। अकाई ओना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उनाकी ने घबराते हुए अपने दोस्त से फोन पर कहा, अकाई ओना, वो मुझे लेने आई है। वो मुझे लेने आ गई है। कुछ ही देर बाद उनाकी का दोस्त उसके घर पहुंचा। उनाकी का पूरा घर तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर कोई तूफान आया हो। उसके दोस्त ने पूरा घर ढूंढा पर उनाकी कहीं भी नहीं था। उनाकी अपने ही घर से गायब था और उस दिन के बाद वो कभी किसी को नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि उनाकी के साथ आखिर हुआ क्या था। कौन है अकाई ओना और क्यों वो जापान में लोगों को गायब कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर हम सिर्फ इतना जानते हैं, अगर आपको कभी कोई ऐसी औरत किसी अंधेरी गली में खड़ी दिखाई दे तो वहां से वापस मुड़ जाना ही बेहतर है। बाके चोचे। हमने हमेशा लोगों से यही सुना है कि अगर कोई भी मुश्किल आए तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है या कोई ना कोई सहारा जरूर भेजता है। पर क्या हो अगर वही सहारा आपकी जान ले ले तो? यह कहानी 25 साल के सैम्यूल की है जिसका अमेरिका से टोक्यो ट्रांसफर हुआ था। सैम्यूल काफी खुश मिजाज इंसान था। सैम्यूल का घर टोक्यो के पास एक फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से में था और वो जगह उसको बहुत पसंद थी। हर रात की तरह उस रात भी वो बस स्टॉप से अपने घर चलकर जा रहा था। वो हर रात अपने घर के पास
एक नूडल बार से अपना खाना पिकअप करता था। उस दिन भी वो उस नूडल बार से अपना खाना पिकअप करने जा रहा था और बस गली के मोड़ पर ही था कि उसको नूडल बार के ओनर मिस्टर टनाका के रोने की आवाज आई। वो उनकी ओर जाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक इंसान जिसने अपने मुंह पर एक स्केलेटन के प्रिंट वाला कपड़ा बांध रखा था, वो मिस्टर टनाका के सर पर रिवॉल्वर ताने खड़ा था और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। सैमुअल ने पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकाला कि तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और डर के मारे उसका फोन गिरकर टूट गया। सैमुअल तुरंत छुप गया। छुप के बैठे बैठे जब उसने मिस्टर टनाका की तरफ देखा तो मिस्टर टनाका की लाश जमीन पर पड़ी थी और वो नकाबपोश आदमी उनकी दुकान के काउंटर से पैसे निकाल रहा था। सैमुअल वहां से डरकर भागा, पर एक ट्रैश कैन से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज से वो नकाबपोश आदमी जो अब दुकान से बाहर निकल रहा था और जिसने अब अपने मुंह का कपड़ा भी उतार दिया था, वो सैमुअल की तरफ मुड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो आदमी सैमुअल के पीछे भागने लगा। सैमुअल ये नहीं चाहता था कि वो आदमी उसका घर देख ले, तो वो भागते भागते फॉरेस्ट के थोड़े अंदरूनी इलाके के एक टूटे हुए घर में जाकर छुप गया। जब उसने उस घर की एक टूटी हुई खिड़की से उस खूनी को अपनी तरफ आते देखा तो वो भागकर उस घर के आखिरी कमरे में जाकर छिप गया। तभी सैमुअल को दरवाजा खुलने की और उस खूनी के कदमों की आवाज आई। उसे लगा कि आज उसका वही हाल होगा जो मिस्टर टनाका का हुआ। वो खूनी उस कमरे के और करीब आ रहा था कि तभी एकदम से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी और वो खूनी उससे डर गया और उस घर से भाग गया। सैमुअल ने कुछ देर इंतजार किया और बड़ी हिम्मत करके बाहर निकला। तब तक पुलिस की गाड़ी भी वहां से जा चुकी थी। उसने अपनी जेब से माचिस का डिब्बा निकाला और उस डब्बे में पड़ी आखिरी माचिस जलाकर अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगा। माचिस की रोशनी काफी कम थी, तो रोशनी बढ़ाने के लिए उसने पूरा माचिस का डब्बा ही जला दिया। तभी सैमुअल को उस आखिरी कमरे में एक पुरानी सी सफेद रंग की पेपर की बनी लालटेन पड़ी हुई दिखी। सैमुअल ने वो लैंटर्न उठाई और उसे जला लिया। उसके जलते ही मानो जंगल में पेड़ जोर जोर से हिलना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई तूफान आया है। जंगल के अंदर से भेड़िए, हाइना और बंदर शोर मचाने लगे और अचानक से उस घर की वो खिड़की फट के टूट गई। सैमुअल इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सैमुअल ने देखा कि सामने दीवार पर पड़ती हुई लैंटर्न की पीली रोशनी पर एक साया बना हुआ था। वो साया सैमुअल का नहीं बल्कि किसी औरत का था। वो साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। सैमुअल को लगा कि वो घर हॉन्टेड है। वो फटाफट वहां से निकला और उस लैंटर्न के सहारे अपने घर का रास्ता ढूंढने लगा। पर क्योंकि सैमुअल उस इलाके में नया था, तो उस लालटेन की रोशनी होने के बावजूद भी सैमुअल अपने घर के बजाय रास्ता भटक चुका था। वो अब जंगल के काफी अंदर आ गया था। सैमुअल चलते चलते काफी थक गया था, पर उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। पास में उसे एक पेड़ दिखा। सैमुअल जमीन पर पेड़ के सहारे टिककर बैठा और उसने वो पेपर लालटेन जमीन पर रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर को कोई जकड़ रहा है। सैमुअल ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पीली रोशनी के बीच उस पेपर लैंटर्न से दो हाथ निकल रहे थे और वो सैमुअल के शरीर पर धीरे धीरे करके अपनी पकड़ जमा रहे थे। वो हाथ सड़े हुए थे और उन पर चाकुओं के कट्स के निशान भी थे। सैमुअल बस जैसे तैसे करके अपने शरीर को उन हाथों से छुड़ाने में लग गया। वो हाथ और बाहें उसको जकड़े ही जा रहे थे। तभी झटपटाते हुए सैमुअल के हाथ एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लगा और सैमुअल ने उसके सहारे खुद को छुड़ाया और बिना कुछ सोचे समझे उसने जोर से उसे पेपर लैंटर्न पर मारकर बुझा दिया। फिर उसने वो पेपर लैंटर्न भी अपने पैरों से कुचल दिया, क्योंकि साफ था कि जो कुछ भी हुआ था वो उस पेपर लैंटर्न की वजह से ही हुआ था।
जैसे ही उसने उस पेपर लैंटर्न को तबाह किया, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति और घना अंधेरा छा गया। सैमुअल को उस अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तभी एकदम से वो पेपर लैंटर्न वापस जल पड़ी और उसकी पीली रोशनी सैमुअल की आंखों में पड़ने लगी। सैमुअल ने देखा कि उस पेपर लैंटर्न का अब एक मुंह और एक लाल रंग की नुकीली जीभ निकल आई थी। उस लैंटर्न की नुकीली जीभ सैमुअल के कुछ करने से पहले ही उसके पैरों को जकड़ चुकी थी और उस पेपर लैंटर्न के मुंह से वही दो पतले से घाव भरे हाथ निकलने शुरू हो गए। देखते ही देखते उस लैंटर्न में से एक भयानक औरत निकल के हवा में उड़ने लगी। सैमुअल उसे देखकर घबरा उठा। उस औरत के पूरे शरीर पर सड़े गले चाकुओं के घाव थे और वो गुस्से भरी नजरों से सैमुअल को देख रही थी। उस औरत की दोनों आंखों से खून निकल रहा था और उसके गहरे लंबे बालों से कई सारे कॉकरोच और कीड़े। वो औरत धीरे धीरे रोने लगी और सैमुअल की ओर बढ़ने लगी। सैमुअल के चेहरे के एकदम करीब आकर वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई और उसने सैमुअल पर हमला कर दिया। अगली सुबह दो पुलिस वाले जो मिस्टर टनाका का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, फुटप्रिंट्स फॉलो करते करते जंगल के अंदर तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंच के देखा कि जमीन पर सैमुअल की लाश पड़ी हुई थी। सैमुअल के पूरे शरीर पर चाकुओं के गहरे निशान थे। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें वही सफेद पेपर की लैंटर्न दिखी। सैमुअल की हालत और पास में पड़ी उस पेपर लैंटर्न को देख पुलिस को एहसास हो गया कि सैमुअल के मरने की वजह और कोई नहीं बल्कि बाके चोचिन है। बाके चोचिन या चोचिनो बाके एक ऐसे इंसान का भूत है जो मन में नफरत के साथ मरा था और फिर उसकी काली आत्मा एक पेपर लैंटर्न के अंदर आकर बस गई थी। उस पेपर लैंटर्न की जबान या जीभ और कई बार दो आंखें भी होती हैं और अगर उस पेपर लैंटर्न को कोई भी जलाता है तो वो भूत उसको जिंदा नहीं छोड़ता। बाके चोचिन एक जापानीज अर्बन लेजेंड है जिसकी वजह से जापानीज लोगों में इतना डर फैल गया है कि वो कई बार पेपर लैंटर्न देखते ही कांप उठते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस जापानीज अर्बन लेजेंड के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। द बाथ गेम अमेरिका में रहने वाली 14 साल की लारा के विंटर हॉलिडेज चल रहे थे जिसमें वो रोज देर रात तक जागती थी। रात को टाइम पास करने के लिए वो रोज नए नए ऑनलाइन गेम्स ढूंढती थी और उन्हें रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम ढूंढते ढूंढते उसे एक हॉरर गेम के बारे में पता चला जिसका नाम था द बाथ गेम। उसने इस गेम के बारे में कभी नहीं सुना था और इसलिए वो इस गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गई। उस गेम के रूल्स बोल्ड लेटर्स में लिखे थे और उसके नीचे ये भी लिखा था कि ये गेम खत्म किए बिना अगर कोई प्लेयर छोड़ देता है तो उसे दारुमा सान नाम की एक बुरी आत्मा जिंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी। लारा ने अपने मम्मी पापा के सोने का वेट किया और उनके सोते ही अपने रूम की खिड़की और दरवाजा लॉक कर लिया। गेम के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग उसने अपने कपड़े उतारे और वॉशरूम में जाकर अपने बाथ टब को भरने लगी। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी और अपनी आंखें बंद करके टैप की तरफ मुंह करके बाथटब के अंदर बैठ गई। गेम का दूसरा स्टेप था कि एक जापानीज मंत्र को बार बार रिपीट करते हुए अपने बाल धोना और लारा वही करने लगी। उस मंत्र को बोलते बोलते उसने अपने बाल धोना खत्म कर लिया और उसे वहां बंद आंखों में ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही बाथरूम में किसी की प्रेजेंस फील हुई। लारा ने द बाथ गेम को बकवास समझा और वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी उसे बाथरूम में किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज एकदम तेज हो गई। तभी वहां सफेद फटे हुए मैले कपड़ों में एक औरत उसके सामने आ गई। वो एकदम से बाथटब के अंदर गिर गई जिसकी वजह से उसकी दाईं तरफ की आंख एक जंक लगे हुए टैप पर लगकर बाहर निकल आई और लटकने लगी।
उसकी आंख से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पूरे बाथटब में फैल गया। लारा इन आवाजों से सहम सी गई। वो आंखें खोलने का सोच ही रही थी, पर तभी उसे गेम के रूल्स याद आ गए और उसने उस औरत से पूछा, Why did you fall in the bathtub? यानी तुम बाथटब में क्यों गिर गईं? ये कहते ही लारा गेम के अकॉर्डिंग बाथटब से निकलकर बिना मुड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे दारूमा सान की प्रेजेंस सच में फील हुई है। वो डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गई। उसका उस वक्त मन कर रहा था कि वो अपने घर से भागकर कहीं दूर चली जाए, पर अगर वो गेम के आगे के स्टेप्स फॉलो नहीं करती तो दारूमा सान उसको हमेशा हॉन्ट करती रहती। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिस्तर में जाके सो गई। उसे पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे उसे कोई देख रहा है। बहुत मुश्किल से वो कुछ घंटों के लिए उस औरत के बारे में ना सोच के सो पाई। अगली सुबह थोड़ी सी नींद मिलने पर लारा का दिमाग रिफ्रेश हो गया और वो अपने नॉर्मल रूटीन पर लग गई। वो वॉशरूम गई, उसने खाना खाया, पर जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती गई उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा था। पर वो जब भी पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। उस दोपहर लारा की मॉम उसको शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट ले गई। लारा को अब भी लग रहा था कि दारूमा सान उसका पीछा कर रही है और लारा को लगा कि वो घर के बाहर निकलने के बाद दारूमा सान से शायद सेफ हो जाएगी, पर पूरे रास्ते उसे वैसा ही लगता रहा जैसे कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और उसको घूर रहा है। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी मॉम दूसरी रो में सीरियल्स लेने चली गई। लारा एक रो में घर के बाकी सामान की शॉपिंग कर रही थी जब उसे अपनी आंखों के कोने से एक औरत दिखाई दी। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। तभी लारा वापस आगे मुड़ी और उसका दिल दहल उठा। उसने अपने हाथ में सामान की जगह दारूमा सान का कटा हुआ सर पकड़ा हुआ था। वो अचानक चिल्ला पड़ी और तभी उसकी मॉम ने उसे बिलिंग काउंटर पर आने के लिए आवाज लगाई। लारा ने जब फिर से देखा तो सब नॉर्मल था। उसके हाथ में नॉर्मल ग्रोसरी का ही सामान था। लारा बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और बिलिंग काउंटर पर चली गई। बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर रही थी और लारा अपनी मॉम को सामान दे रही थी। तभी उसे कोने में खड़ी वही औरत दारूमा सान दिखाई दी। उसकी एक आंख की जगह अब एक छेद था। इससे पहले लारा कुछ कर पाती, वो औरत उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई। तभी लारा को गेम का एक रूल याद आया और उसने तोरामे ये शब्द चिल्लाया और सुपरमार्केट के बाहर भाग गई। उसकी मॉम बिलिंग छोड़कर उसके पीछे भागी और लारा से उसके ऐसे बिहेवियर की वजह पूछने लगी। पर लारा, जो अब डर के मारे कांप रही थी, अपनी मॉम को कोई जवाब ही नहीं दे पाई। उसकी मॉम ने उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाया और उसे घर ले गई। पर वापस जाते हुए पूरे रास्ते लारा को दारूमा सान उनकी गाड़ी का पीछा करती हुई दिखती रही। लारा की घबराहट और बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मॉम गाड़ी की स्पीड बढ़ाती, दारूमा सान उतनी ही तेजी से उसके पास आने लगती। वो लोग जैसे ही घर पहुंचे, वैसे ही रोती हुई लारा चिल्लाने लगी, तोरामे तोरामे, और वो गाड़ी से भागकर घर के अंदर चली गई। लारा को अब डर के मारे फीवर चढ़ने लगा था और वो पूरे घर में दारूमा सान से बचते हुए तोरामे तोरामे चिल्लाकर अलग अलग कमरे में जाकर छुपने लगी। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो लारा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन गया था। लारा ने डिसाइड किया कि अब वो दारूमा सान को फेस करने के लिए आखिरी स्टेप के हिसाब से काटे बोलकर एक एक्शन करेगी, जिससे ये गेम एंड हो जाएगी। लेकिन अब लारा जब भी दारूमा सान को फेस करके काटे बोलने के लिए मुड़ती तो दारूमा सान वहां से गायब हो जाती। लारा का सर अब डर से फटने लगा था और उसके पेरेंट्स से उसका एक पागलपन नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने उसे नींद की दवाई दी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके कमरे से वो तब तक नहीं गए जब तक वो सो नहीं गई। लारा की जब आंख खुली तो वो अपने बाथटब में थी। उसे अचानक लगा कि कोई उसे जकड़ रहा है और जब उसने पीछे देखा
तो दारुमा सान ने अपने हाथों से उसे पकड़ रखा था और वो जोरों से हंस रही थी। लारा ने गेम को खत्म करने के लिए काटे चिल्लाया। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग दारुमा सान की आत्मा वहां से गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन दारुमा सान और जोरों से हंसने लगी। तभी लारा को सांस आनी बंद हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो बाथटब के पानी में डूब रही हो। डूबते डूबते लारा की आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो वो अपनी मॉम के पास अपने बेडरूम में ही थी और पसीने से पूरी गीली थी। तभी लारा की नजर घड़ी पर पड़ी जिसमें 12:30 AM हो गए थे। मतलब अगला दिन शुरू हो गया था और लारा गेम टाइम पर एंड करने में फेल हो गई थी। लारा ये देखकर घबराहट के मारे रोने लगी और उसने अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लिया। उस दिन के बाद से लारा को हर रात एक सपना आने लगा जिसमें दारुमा सान उसे उसी के बाथटब में पानी में डुबाकर मार रही होती है। और फिर एक दिन खबर आई कि लारा की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी के बाथटब में तैरती हुई मिली। बात गेम के बारे में सबको तब पता चला जब लारा की मॉम ने उसकी डायरी देखी। लारा ने उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। क्या आप ऐसे किसी गेम को खेलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।